हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को दोस्तों। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने पेरेंटिंग का हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम बताने जा रहे हैं दूरदर्शिता के बारे में। मतलब आप अभी जहां पर हैं उसके आगे, मतलब 20 साल आगे, 10 साल आगे आपको क्या सोचना है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस की किताब, और जिसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को नहीं देखा है और उसके टॉपिक्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी का बहुत ही बढ़िया एक मकसद हो सकता है इसको सुनना, जिससे आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव लेकर आना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर रुकावट आ रही है तो आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दूरदर्शिता। और दूरदर्शिता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, कानों में हेडफोन लगा लेंगे। अगर कोई भी आपको आसपास कोई भी परेशान करने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल अभी मना कर दीजिए, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन का सेशन है, जो कि अभी आज से 20 साल 10 साल आगे का आपको क्या सोचना है। और तभी जब आप समझेंगे, आप जब समझेंगे तभी आप अपने बच्चों के अंदर भी बदलाव लेकर आ सकते हैं और इसी से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, दूरदर्शिता का मतलब भविष्य को जान लेना नहीं। क्या कहा है कि दूरदर्शिता का मतलब ये नहीं होता है कि आप भविष्य को जान लेंगे, बल्कि भविष्य में मिलने वाले आश्चर्यों को कम करना है। ये कहा है कार्ल श्रोएडर ने। जो अपने गुजरे हुए कल से सीखता है, अपने आज को समझता है, वो आने वाले कल में दूरदर्शी कहलाता है। मतलब पास्ट में जो आपके साथ गुजर गया, आपको उसे दोहराना नहीं है, आपको उससे सीखना है। आपका जो अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वही आपका भविष्य होगा। सर ने बोर्ड के पास से ही हमसे सवाल किया, दूरदर्शिता क्या है क्या? मतलब बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूरदर्शिता के बारे में, वो है क्या। हमने कोई जवाब दिया ही नहीं और सर को शायद जवाब का इंतजार था भी नहीं, क्योंकि सर ने खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया। देखो, दूरदर्शिता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दूरदर्शिता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, जिसमें आप अपने भूत और वर्तमान को समझकर अपने भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को देख करके आप अपने फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। अगर हम अपने आज के हालातों के कारण को समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमने गुजरे हुए कल में क्या सही या क्या गलत किया था। मतलब आपने पास्ट में क्या सही किया और क्या गलत किया था, ये आपको समझना है। अगर हमारे आज के हालात खराब है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने भूत या गुजरे हुए कल में कोई ना कोई ऐसी गलती की होगी जो हमें आज नुकसान दे रही है। और अगर हमारा आज अच्छा है तो हमने गुजरे हुए कल में कोई अच्छा काम किया होगा, जिसके चलते आज हमारा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा एक सीख देकर जाता है। और वो क्या है कि आपका अगर पास्ट अच्छा होगा, आपने जो पास्ट अच्छा किया तभी तो आपका फ्यूचर अभी तभी तो आपका प्रेजेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर अगर आपका पास्ट खराब था, ठीक है, तो जो भी आपने कर लिया था तो उसी के बेस पर हमारा प्रेजेंट अभी खराब चल रहा होगा। लेकिन पास्ट में आपका क्या गुजरा है ये तय नहीं करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपका पास्ट जैसा भी रहा है, अभी आपके पास समय है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर आप खुद ही चेंज कर सकते हो। तो यही बातें कही है। अगर हम ये समझ लेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा था और क्या बुरा था, तो इस जानकारी के आधार पर हम भविष्य में क्या होगा उसकी कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना करके एक या एक से ज्यादा नतीजों के बारे में सोच सकते हैं और फिर उसके बाद हम भविष्य को पाने की तैयारी कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा था। मतलब हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हुआ था और हम उस काम से दूर रहेंगे जिसने हमारा बुरा किया था। साथ ही हम
हर नतीजे के लिए खुद को तैयार करके रहेंगे। ऐसा करके हम खुद के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं और यही तो दूरदर्शिता होती है। इसके बाद सर ने बोर्ड पर लिखा, दूरदर्शी कैसे बने। फिर सर बोले, दूरदर्शी होने के लिए तुम्हें अपने आज और गुजरे हुए कल को समझने की जरूरत है। तो साथ तुम्हें लोगों के अनुभव को समझना होगा, बाहर मौजूद जानकारी को भी स्वीकार करना होगा और अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव से मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए फैसले भी लेने होंगे और खुद को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। दूसरों के अनुभव की बात करें तो उनका ये अनुमान तुम्हें मिल सकता है उनकी किताबों से, लोगों से, किस्सों से और लोगों की बातों के हिस्सों से, किसी खबर से या फिर किसी और भी तरह से आपको मिल सकता है। श्रेया ने सवाल किया, लेकिन लोगों के अनुभव से सीखना जरूरी क्यों है? ये हर किसी का सवाल होता है। जैसे अभी श्रेया ने पूछा है कि हमें लोगों से क्यों सीखना है? भाई, हम ये किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है, हम इस किताबों से हमने जो भी चीजें सीखा है, जितने सारे टॉपिक्स थे, हमने पेरेंटिंग के बारे में सीखा है, हमने विजुअलाइजेशन के बारे में सीखा है, हमने मनी के बारे में सीखा है, हमने पैसों को बचाना है उसके बारे में सीखा है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखेंगे? किसी ने किया होगा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप अपनी लाइफ में धक्के क्यों खाओगे? आप भी तो किसी और से सीख सकते हो जिनकी लाइफ में ऑलरेडी सारी घटनाएं हो चुकी है। तो ये श्रेया ने सवाल किया। ऐसे श्रेया जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि हमें दूसरों से क्यों सीखना है और लोगों के अनुभव हमें भविष्य के लिए सही फैसला लेने में कैसे मदद कर सकते हैं। अपनी चिर परिचित आवाज में सर बोले, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से गुरु चाणक्य ने दिया था। किसने दिया था? मतलब सर से भी अच्छा सवाल, अच्छा जवाब गुरु चाणक्य ने दिया है। क्या दिया है? उन्होंने कहा था कि दूसरों के अनुभव, दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने अनुभव से गलतियां करके सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। अगर हम अपनी ही गलती से सारी चीजें सीखेंगे तो हमारे पास जीने के लिए उम्र बचा ही कितना है? ठीक। तो हमें क्या करना है? दूसरों के अनुभव, दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने अनुभव से गलतियां करके सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। और यहाँ एक बात ये भी समझना होगी कि हमारी सोच का दायरा हमेशा ही उतना होता है जितना हमारा ज्ञान होता है। अगर हम सिर्फ अपने अनुभव से भविष्य का अंदाजा लगाएंगे तो एक छोटे दायरे में रहेगा, लेकिन जब हम दूसरों के अनुभव से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा विशाल स्तर पर सोच सकते हैं और फिर हमारी भविष्य की जो तस्वीर हमारे दिमाग में बनेगी वो ऐसी होगी जो भविष्य से काफी मिलती जुलती होगी। और हम कोई सवाल करते उससे पहले ही सर बोले, अगर कोई सवाल है तो उसे रोक कर रखो, क्योंकि आगे जब उदाहरण के साथ कुछ बातें होंगी तो शायद तुम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये उनकी वार्तालाप, उनकी बातचीत वहीं पर हो रही है। उसके बाद तिवारी सर ने बोर्ड पर लिखा। बोर्ड पर क्या लिखा था? तिवारी सर और बुआ इतने दूरदर्शी कैसे बने? ये उनका सवाल था कि उन्होंने इतना लंबा सोचा कैसे। भाई, जहां से उन्होंने शुरुआत की और आज से इतने साल हो चुके हैं, 4 बच्चे उनके हैं और जो कि बाहर पढ़ रहे हैं। उन्होंने पैसों की प्लानिंग की, उन्होंने करियर की प्लानिंग की, उन्होंने न जाने क्या क्या उन्होंने प्लानिंग की। वो अच्छे पेरेंट्स भी बने हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए उनको नॉलेज कहाँ से आया? ये सारी चीजें करने के लिए उनको एक्सपीरियंस कहाँ से आया? अगर लाइफ में वो गलती कर रहे होते तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन गलती उन्होंने भी की होगी, लेकिन किसी ना किसी से सीखा भी होगा। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, अगर हम खुद गलती करते हैं, कहते हैं कि अपने पास्ट से सीखो, लेकिन एक और बहुत अच्छा सा रास्ता है। अगर आपकी लाइफ में कोई गलती हो जाती है, पास्ट में कोई गलती हो जाती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर बात आती है तिवारी सर और बुआ इतने दूरदर्शी कैसे बने। सर कुछ कहते उसके पहले ही मेरे दिमाग में सैकड़ों बातें चलना शुरू हो गई थी और उन सभी बातों का मूल यही था कि अगर तिवारी सर और बुआ इतने दूरदर्शी ना होते तो शायद आज हम यहाँ बैठे ही नहीं होते।
आज से कई दशक पहले उन्होंने शादी के वक्त एक दूसरे से एग्रीमेंट या करार नहीं किए होते, उन्होंने खुद के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश ना की होती, और ना मेरे पास उनके लिए इतने सवाल होते, ना ही उनके पास हमारे लिए कोई जवाब होता। मेरी सोच का सिलसिला तोड़ते हुए तिवारी सर ने कहा, हम दूरदर्शी है, इस बात का पूरा क्रेडिट हम ले लेते हैं, और ये बात हम अहंकार या अभिमान से नहीं, लेकिन पूरी विनम्रता और गर्व के साथ कह रहे हैं कि हाँ, हम दूरदर्शी हैं, और अगर हम आज कुछ भी हैं तो उसका बड़ा योगदान हमारी दूरदर्शिता को जाता है। लेकिन यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक दिन में नहीं हुआ है, हमने भी अपने 45 साल से ज्यादा के सफर में बहुत सी गलतियां की है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की है इन 45 सालों में, ठीक है। कोई ऐसी बातों को नजरअंदाज किया जिसने हमें बाद में नुकसान पहुंचाया, और कई बार हम भविष्य को भांपने में असफल भी रहे। लेकिन इन सब के बाद भी हम हम दूसरे कई लोगों से बेहतर रहें, और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने हमेशा ही अपने अतीत से अपने अच्छे और बुरे अनुभव से सीखने की कोशिश करी। जो अच्छा था उसे करते रहे और भविष्य को बेहतर बनाते गए। जो बुरा था उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया और लाइफ की तकलीफों को पहले ही दूर भगाते गए, और इस तरह से हम दूरदर्शी भी बन गए। उदाहरण के साथ बात करूं तो मेरे घर पर हमेशा ही पैसे की कमी होती रहती थी। माँ, बाबूजी हमेशा ही पैसे की कमी के कारण शिकायत करते थे। घर में कलह के हालात रहते थे, रिश्तों में कड़वाहट होती थी। बचपन में मुझे माता-पिताजी मार ज्यादा मिलती थी, और यह प्यार आज भी समझ से परे है। तब बचपन से ही ये बातें दिमाग में होती थी कि कुछ भी हो जाए, बड़ा होकर मैं पिताजी के जैसा नहीं बनूंगा। क्योंकि उस समय उनकी पैसों की तंगी हुआ करती होगी, उस समय उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुआ होंगे, उस समय उनके जो रिश्तेदार थे, परिवार थे, उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। तो सर जी ने ये सोचा कि बड़ा होकर कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं बनूँगा। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्या बनूँगा, नहीं मालूम था। जैसे हम बचपन में भी कुछ भी बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम कि हम बड़े होकर के क्या बनेंगे। लेकिन एक समय आता है जब आपको ये फ्यूचर, ये दुनिया आपको कुछ ना कुछ बना ही देती है, और उसमें अधिकार हमारा भी होता है। हमको जो कुछ बनना होता है, हम उसके लिए भी मेहनत करते हैं। या क्या करूँगा, लेकिन ये तय कर चुका था कि मैं पिताजी के जैसा तो नहीं बनूँगा, और वो नहीं करूँगा जो पिताजी करते थे। इसके साथ ही ये समझ में आ गया कि अगर मुझे पिताजी से अलग होना है तो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। बिल्कुल सही है। अगर आपको भी किसी इंसान से अलग बनना है, अगर आपकी भी परिस्थिति ऐसी है, तो क्या करना होगा, और एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको छोटे से बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे तो नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी पढ़ाई में दे दी। नतीजा ये हुआ कि मुझे अच्छे नंबर मिलने लगे, और बाद में मुझे कुछ बड़े लोगों से वसीयत या पढ़ने के लिए मदद भी मिली। जिसने मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की। जब दूसरे से पढ़ाई की मदद मिली, तो पाया कि पिताजी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे ये तय करना होगा कि मुझे अपने भविष्य में पैसे की कभी भी कमी ना आए। जब इनकी पढ़ाई के लिए जब ये जाने लगे थे, तब उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पिताजी के पास में। तो इन्होंने ये सोचा है कि भविष्य में मैं ऐसा कुछ बनूँगा कि मेरे पास कभी भी पैसों की तंगी ना हो। अब सवाल ये था कि पिताजी भी अपनी पूरी मेहनत करते थे। वो हमारे रिश्तेदारों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाते भी थे, और परिवार के साथ ही वो रिश्तेदारों के लिए भी मौके-मौके पर खर्च भी करते थे। पर फिर भी पिताजी कर्ज में ही डूबे रहते थे। और जब मुझे पैसे का महत्व और पैसे की ताकत समझ आई, तो मैंने अपनी खोज करना शुरू किया। पैसे के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसे समझना शुरू किया। कई ऐसे लोगों से पैसे के बारे में गुर के लिए जो भी अपनी काबिलियत से अमीर बने थे, उन सभी ने लगभग वही बातें कही जो हमने तुम्हें तुम्हारे पैसे वाले सवाल में जवाब दिया था। जब
14-15 साल की उम्र में पैसे के बारे में सीखा, ये सीखा कि पैसे वाला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दिमाग में ये बात भी आई कि आज तो मैं खुद दूसरों की मदद पर ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर मुझे भविष्य में अपने लिए कुछ करना है, तो पैसे बचाने होंगे और बढ़ाने भी होंगे। और तभी से मुझे जो भी पैसे मिलते थे, मैं उसे मैनेज करने की कोशिश करता था। उसमें से थोड़े बचाने लगा और खुद को ये वादा भी किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं आने दूँगा। इस तरह से पैसे बचाने और बढ़ाने का बीज दिमाग में बन गया, जिसने हमारे पूरे जीवन को बनाने और बहुत बड़ा योगदान दिया। जब शादी की बात आई तो मुझे मेरे माता-पिता के रिश्तों का खिंचाव दिखने लगा। मुझे मेरे भविष्य में भी वही दिखाई देने लगा। माँ और पिताजी दोनों ही एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों में एक अजीब-सा तनाव होता था। पिताजी माँ से कोई राय नहीं लेते थे और माँ के हिसाब से बस उनको घर में बच्चों के लिए राशन, कपड़ा, ज़रूरत का सामान मिल जाता था, तो वो कुछ और पूछना भी नहीं चाहती थी। कई बार तो उनकी बातें भी सिर्फ़ ज़रूरत की वजह से ही होती थी। जब मैंने इस बारे में सोचा और सोचा तो समझ आया कि बचपन में हम पर जो उनका गुस्सा होता था, अच्छी खासी कमाई के बाद भी घर में जो मूलभूत ज़रूरतें की कमी होती थी और घर में हमेशा ही जो खुशियों की कमी सी होती थी, तो उनका एक बड़ा कारण माँ-पिताजी का ये रिश्ता भी था। पिताजी के 5 सगे भाई थे। इनके पिताजी के 5 सगे भाई थे और सभी भाई काफ़ी साल पहले ही अलग हो चुके थे। यहाँ एक बड़ा दुःख ये भी लगता था कि 2 भाई आपस में एक-दूसरे से बात भी नहीं करते थे। माँ के रिश्ते पिताजी के घरवालों से बहुत अच्छे नहीं थे और पिताजी के रिश्ते माँ के घरवालों से अच्छे नहीं थे। सिर्फ़ इतना ही नहीं, उनके और रिश्तों में भी खटास थी, जो रिश्तों को निभाते थे, उसमें मजबूरी ज़्यादा होती थी और अपनापन कम। ऐसा सिर्फ हमारे घर में ही नहीं होता था, मैंने ये नोटिस किया था कि दूसरों के यहाँ भी काफ़ी कुछ ऐसा ही था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि शादी के कुछ सालों बाद मेरी पत्नी और मेरे बीच में भी अबोला खड़ा हो जाए और ना ही मैं ये चाहता था कि हमारे रिश्ते आपस में या दूसरे से मजबूरी में चले और सबसे बड़ी बात मैं ये चाहता था कि मैं और मेरा परिवार हमेशा ही खुशियों के साथ जिए। अब मुझे ये तो पता चल गया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं ये भी समझ चुका था कि मुझे ये सब क्यों चाहिए और अब सवाल बचा था कि ये करना कैसे है। मैं काफ़ी वक़्त तक तो शादी के लिए ना करता रहा, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक मेरी मुलाकात तुम्हारी बुआ से हो गई। हम किसी शादी में मिले थे और तुम्हारी बुआ मुझे काफ़ी सुलझी हुई लड़की लगी। वहाँ कई ऐसे हालात बन गए थे जो तुम्हारी बुआ की समझदारी के चलते ही सुधर पाए थे। उस वजह से मैंने तुम्हारी बुआ से बात करने की कोशिश की और शादी के बाद भी हमारी बातचीत कई महीनों तक चिट्ठियों से चलती रही। तुम्हारी बुआ के ख्याल भी लगभग मेरे जैसे ही थे। कई मामलों में वो मुझसे ज़्यादा समझदारी दिखती थी। कई समस्याओं के लिए उनके समाधान ऐसे होते थे जो मैं सोच भी नहीं पाता था और फिर एक वक़्त आया जब हम दोनों ने ही एक-दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। जब हमने शादी का फैसला किया, तो हमने अपने लिए कुछ नियम बना लिया और कुछ एग्रीमेंट या अनुबंध बनाए जिसके बारे में हमने तुम्हें पहले भी कहा था और हमने अपने अनुबंधों को हमेशा ही मानने की कोशिश करी। इस तरह से हम धीरे-धीरे अपने आप ही दूरदर्शी बनते चले गए। तो ये उनकी प्लानिंग थी जो उन्होंने अपने पुराने समय में जो किया था शादी के समय, शादी के पहले से ही जब मिले थे और जब फिक्स हुई थी जब उनकी शादी, तब से उन लोगों ने अपने प्लानिंग को चालू कर दिया था और धीरे-धीरे जैसा-जैसा बोलते गए, जैसा करते गए, एक-दूसरे के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा था और फिर ये इनकी जो विजुअलाइज़ जो था, जो उन्होंने किया था दूरदर्शिता, बहुत आगे का जो सोचा उन्होंने, दोनों ने साथ मिलकर के सोचा तो अपने आप ही उनके लिए रास्ते खुलते चले गए। सर ने जब अपनी बात खत्म की तो मैं और श्रेया कुछ कहते उसके पहले ही वासु ने अपना सवाल पूछा, मतलब आप जो दूरदर्शी बने उसके लिए आपने सिर्फ 3 काम किए। सबसे
पहले आपने ये देखा कि आपको क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके बाद आपने ये देखा कि आपको क्या चाहिए और फिर आपने ये समझा कि ये करना कैसे है। तो क्या क्या सवाल थे? आपको क्या चाहिए, आपको कैसे करना है और आपको क्या नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थी। उस दिशा में काम किया और जब आपने ये बातें मिला ली तो आप दूरदर्शी हो गए। हाँ, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी पता था कि क्यों करना है। अगर हमें ये पता नहीं होता कि ये क्यों करना है, तो क्या और कैसे के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाते। तो सबसे पहला आपको क्यों करना है और आपको क्या करना है, इसके बारे में हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी ज़रूरी बात ये भी है कि मैंने अकेले ने नहीं करा। इसे मैंने और तुम्हारी बुआ ने दोनों मिलकर के किया था और तीसरी ज़रूरी बात हम लोगों ने कभी भी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए प्लान करना बंद नहीं किया और हम अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक लेकिन फिर भी हम अपने भविष्य के लिए प्लान करते और यही हमारे दूरदर्शी होने का एक बड़ा कारण भी है। यहाँ इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तुम अपने भविष्य के लिए प्लान नहीं करते, तो तुम्हें अपनी असफलता के लिए शिकायत करने का अधिकार भी नहीं है। हम हमेशा से ही अपने भविष्य के लिए प्लान करते रहे, जो भी हालात हमारे सामने आते थे, हम खुद को उन हालातों में भी रखते थे, उनके भविष्य के लिए प्लान करते थे और शायद यही वजह थी कि आज हम अपने स्कूल के इस सपने को पूरा कर पाए, खुद को धनवान बना पाए और खुशियों को भी हासिल कर पाए, ये सर ने हमें कहा है, समझाया। सर की बात मेरे दिल को छू गई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को फिर से परखने की कोशिश करूँगा और हर मामले में भविष्य के लिए प्लान भी बनाऊँगा। लेकिन मेरे पास एक सवाल अभी भी था, जो कि मेरे टू डू लिस्ट में शामिल था और वो था घर बनाने का। घर बनाने का इनका प्लान था। सर का घर भी उनकी दूरदर्शिता का एक बहुत ही बड़ा सबूत था जो तो मैंने सर से इस बारे में भी सवाल किया, सर आपने जो घर आपके गाँव में बनाया था वो तो बहुत ही मॉडर्न लगता है और अपने टाइम से आगे भी तो आपने इतना आगे का कैसे सोचा? आज के वक़्त गाँव में तो छोड़िए हमारे देश के शहरों में भी एक ही बाथरूम होता है, जबकि आपने गाँव के मकान में भी हर कमरे में बाथरूम जोड़ रखे हैं। घर के घर में हर सुख-सुविधा है और उसके साथ ही घर को देखने के बाद गाँव की खुशबू आती है, तो इस घर के पीछे भी कोई कहानी तो होगी, सर प्लीज़ बताइए ना। तो सर ने जो अपने गाँव में मकान बनवा रखे थे, वो बहुत ही शानदार मकान बनवाया था। मेरी बात सुनकर सर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे बचपन में हमारे घर में तो छोड़ो पूरे गाँव में ही कोई बाथरूम नहीं था, तो हम हमेशा ही खेतों में जाया करते थे और तब ये आम बात ज़रूर थी, लेकिन फिर भी मुझे कभी ये अच्छा नहीं लगता था, ख़ास करके जब मेरी माँ काकी और बहनों के सूरज निकलने से पहले ही खेतों में जाना पड़ता था। और मुँह अंधेरे में ही वापस आना पड़ता था और अगर थोड़ी देर हो गई या तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना होता था या फिर पूरे दिन उनको इंतज़ार करना होता था। इसलिए मैंने ये तय कर लिया कि जब मैं कुछ काबिल हो जाऊँगा तो अपने घर में एक टॉयलेट और बाथरूम तो ज़रूर बनवाऊँगा। फिर शहर जाकर जब मैंने कमाना शुरू किया तो जो पहला काम मैंने किया था वो था अपने घर में एक टॉयलेट बनवाया और हालाँकि घर में नहीं था बल्कि घर से दूर करीब 60 फीट दूर पर बनवाया था। वो भी वहाँ जहाँ पर हमारे घर का कचरा फेंका जाता था, उस ज़माने में तो पहले कोई इस पक्ष में ही नहीं था कि घर में टॉयलेट होता, लेकिन मेरी ज़िद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा था, तो उन्होंने कूड़े की जगह के पास इस बारे में बनाने की मंजूरी भी दे दी थी, उनकी ज़िद थी। यहाँ के अलावा कहीं नहीं बनेगा मजबूरन घर वालों की जिद के सामने मुझे भी झुकना पड़ा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ मैंने चहक कर सवाल किया, उसके बाद ये हुआ कि मैं वो टॉयलेट बनवाकर 1-2 दिन रुका और वापस चला गया अपने काम पर। लेकिन जब 2 महीने के बाद घर आया तो पता चला कि उस एक शौचालय पर माँ, काकी और बहनें समेत घर सभी महिलाओं ने कब्जा
कर लिया था। उनका तुक ये था कि ये तो हमारे लिए ही बना है और आप सब तो बाहर जाओ। इस वजह से घर के पुरुषों को मुझसे शिकायत थी कि तुम हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं, और मजबूरन मुझे उनके पास ही एक और शौचालय बनवाना पड़ गया था, जो कि पुरुषों के लिए हो गया था। और इस तरह से तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे घर में कम से कम 2 बाथरूम होंगे, जिसमें से एक पुरुषों के लिए होगा और दूसरी महिलाओं के लिए होगा। उसके बाद जितने भी घर मैंने बनवाए, उसमें 2 या ज़्यादा बाथरूम रखे थे, लेकिन कमरे के साथ ही बाथरूम के होने का फ़ायदा हमें अमेरिका जाने के बाद में समझ में आया। जब हम अनंत अर्णव से मिलने के लिए अमेरिका गए थे, तो हमने देखा कि उनके घरों में रूम के साथ ही बाथरूम होता था, और इस वजह से हमने कमरे से बाहर निकलने के पहले ही आप फ्रेश होकर, नहाकर, तैयार होकर बाहर निकल सकते हैं। अनंत अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ चुका था, जो कि उसके साथ ही काम करती थी, और फिर मैं भी ये समझ चुका था कि हमारे बच्चे जब घूमने के लिए सही जब वापस अपने घर आएँगे, तो उनको एक ऐसे घर की ज़रूरत होगी जो अमेरिका जितना आराम ना दे सके, तो भी मूलभूत ज़रूरतों को ज़रूर दे दे दें। बस यही सोचकर हमने एक ऐसा घर बनवाया जिसमें सभी 6 बच्चों के लिए उनका अलग कमरा था। कमरे में ही बाथरूम था, और ज़रूरत पड़े तो भविष्य में उसमें और भी सुविधाएँ जोड़ी जा सकती थी। तो उन्होंने जो घर बनाया था, वो उनके इंस्पिरेशन इधर-उधर से देख कर के, जो उनको प्रॉब्लम गई थी, जो उसी को देख कर के, समझ कर के उन्होंने ये प्लानिंग को बनाया। यही बातें ध्यान रखते हुए हमने इस घर को डिज़ाइन किया था, और बस उसका ही नतीजा है कि आज ऐसा घर बन गया जो कि थोड़ा-सा एडवांस है। मतलब आपने अपनी लाइफ की परेशानियों को देखा है, मौकों को देखा है, हालातों को देखा है, भविष्य के लिए प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के हिसाब से आपने एक्शन लिया, और उससे ही आपको दूरदर्शी बना लिया। मैंने सवाल किया, सर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। उसके बाद मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचा था, और श्रेया और वासु के पास भी नहीं था। तो सर उठे और बोर्ड पर लिखा, क्या मैं और श्रेया इतने दूरदर्शी बन पाएंगे? फिर सर ने मेरी और श्रेया की तरफ देखने के पहले वासु की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वासु समझ चुका था कि इस बार जवाब पहले उसे देना होगा, और वासु ने कहा, इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दूरदर्शी बनना है, मतलब इतना दूर का सोचना है। लेकिन ये तय है कि अब मैं दूरदर्शी बन सकता हूँ। दूरदर्शी होने के लिए पहले मुझे ये समझना था कि दूरदर्शी होना क्यों है, क्योंकि जब तक मुझे मेरा क्यों नहीं मिलेगा, तब तक मैं दूरदर्शी नहीं हो पाऊंगा। मुझे मेरा क्यों मिल गया, तो दूरदर्शी होने के लिए क्या और मैंने कैसे ढूँढना आसान हो जाएगा। रही बात क्या और कैसे ढूँढने के तरीकों की, वहाँ भी क्यों ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ बस हमें अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखना है, वर्तमान हालातों को समझना है, और भविष्य में क्या चाहते हैं, उसका भी ध्यान रखकर अपने एक्शन को लेना है। मुझे मेरा क्यों मिल चुका है, जो कि एक अच्छा पिता होना होगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना होगा, अपने रिश्तों को अच्छा करना होगा, और खुद के भविष्य को बेहतर बनाना भी होगा। यहाँ वासु की बातों को सुनकर मेरे और श्रेया की आंखों में एक खुशी चमक आ चुकी थी, क्योंकि वासु उस बात के लिए राजी हो चुका था, और जिसके लिए हम उसे सालों से मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो हर बार फेल हो रहे थे। वासु की बात सुनने के बाद हम कुछ कहते या सवाल करते, उससे पहले ही बुआ ने श्रेया से सवाल करते हुए कहा, श्रेया अब तुम जवाब दो। श्रेया बोली, हाँ हम दूरदर्शी बन पाएंगे, और जैसा कि आपने और वासु भैया ने कहा, उसके लिए हमें क्यों, क्या और कैसे पर ही काम करना होगा। आज को समझते हुए कल के लिए तैयारी करना होगी, और भविष्य के लिए प्लान करना होगा। अभी तक हमने कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और शायद यही वजह थी कि हम अभी तक ना तो दूरदर्शी हो पाए, और ना ही कभी भविष्य के लिए प्लान कर पाए। पर अब हम जानते हैं कि भविष्य के लिए प्लान करना होगा, और जो बातें हमें अभी आपसे सीखने को मिली है, तो अब उन बातों को सीखने और समझने के बाद हम चाहे तो भी ये मुमकिन नहीं है कि हम दूरदर्शी ना बन पाए। अब जवाब देने की बारी मेरी थी, और मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था।
तो मैंने बस इतना ही कहा कि हाँ, हम बिल्कुल दूरदर्शी हो सकते हैं और इसका कारण है कि अभी-अभी हमने जो सीखा वो हम कभी भूलना भी नहीं चाहेंगे और ना ही हम इसे भूल सकते हैं। साथ ही हम अपने भविष्य के लिए प्लान करना शुरू कर देंगे और आज कल की हर बात को ध्यान रखेंगे तो हम दूरदर्शी भी बन जाएँगे। इसके बाद ना ही सर के पास कोई सवाल था और ना ही हमारे पास और डायरी के सिर्फ 2 पन्ने ही बचे थे, जिसका जवाब अभी भी मिला नहीं था। तो सर उठे और बोर्ड पर लिख कर आए थे, अगला सवाल था दोस्ती के ऊपर। तो दोस्तों हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है और आपको इसका ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा है जो हमने दूरदर्शी के बारे में पढ़ा है, मतलब आपको अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या प्लानिंग करनी है इसके बारे में। दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझिए, शायद हो सकता है कि ये आपकी भी लाइफ में आपका सॉल्यूशन कर सकता है। आप क्या चाहते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि फ़ायदा अकेले नहीं उठाना है, सबको देना है ताकि सबको समझ में आए जो भी इस प्रॉब्लम में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्ती के बारे में, क्योंकि दोस्ती क्या होती है, कैसे इन्होंने अपने दोस्त को बनाया था, कैसे इतने अच्छे-अच्छे इनके दोस्त इनकी लाइफ में आए थे और मदद करते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ज़रूर से अटेंड करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड नाइट।